हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़, जिसमें हम फुल फ्लेज से पॉलिटी ख़त्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% पॉलिटी ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा जो वो सेंटर स्टेट और पार्लियामेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक दो वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी, फिर वी कैन कॉल इट कंप्लीटेड। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा देखो, कुछ लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं। थोड़ा इंटरेक्ट कर लिया करो यार। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। पिछले 10 साल का एक कोई भी पेपर आप मुझे भेज देना, उसमें से मैं 2 क्वेश्चन ऐसे पॉइंट आउट कर दूंगा जो कि शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। तो इस वीडियो से जो अगले 30-40 मिनट होगा, आप हर प्रीलिम्स में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन निकाल पाओगे, एंड दैट इज़ माई कन्विक्शन, है ना, दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, चलो इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है +40 मार्क्स एवब आवर बेस लाइन, जो कि हमारा 70 to 80 है, विच वी आर गोइंग टू अचीव। यही बोलते बोलते मैं 70 से 80 वीडियो बना चुका हूँ सिर्फ PYQ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, देखो ये शॉर्टकट्स आपको शायद पता ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके। तो एक मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स में दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कैसे ऐड किया हुआ है। तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है ना। T से टेरिटरी हो गया, E से एमोलमेंट जिसमें सैलरी वगैरह की बात होगी, A से जो हो जाएगा वो अफर्मेशंस एंड ओथ, R से हो जाएगा राज्यसभा का सीट एलोकेशन, S से हो जाएगा शेड्यूल एरियाज, है ना, शेड्यूल एरियाज जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरियाज एक्सेप्ट AMTM, है ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, और 6th में आपका अदर ट्राइबल एरियाज, है ना, O से। F से जो अपनी फेडरल लिस्ट 7th लिस्ट में जो कॉन्करेंट स्टेट और सेंटर वाली लिस्ट दी हुई है। ओल्ड से, O से अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म जो 9 शेड्यूल में रख के इम्यूनिटी ली जाती है एक्ट्स पे, D से एंटी डिफेक्शन, P और M से पंचायती राज म्यूनसिपालिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, अपना स्टैटिक पढ़ लेते हैं। सो ऑफिशियल लैंग्वेज काफ़ी इस समय न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि कुछ नई क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके हो सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछ दे। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था ऑफिशियल लैंग्वेज पे, सो दैट्स वाई वी नीड टू कवर दिस। सो आर्टिकल 343(1) में दिया हुआ है कि जो हिंदी देवनागरी लिपि में है, दैट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बट मतलब 15 साल के लिए इंग्लिश का भी प्रोविज़न दिया हुआ था, तो 15 साल बाद ऐसा होना था कि इंग्लिश जो है दैट विल स्टॉप बीइंग अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बट क्या हुआ कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, दे वर नॉट इन द एग्रीमेंट विद दिस थिंग, सो दे मेड सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट को कंसोलिडेट करने के लिए हम ले आए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फॉर द यूनियन। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक, उसमें हमने क्या किया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और इंग्लिश को इनडेफिनेटली सब्सिडरी लैंग्वेज बना दिया, अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट्स मेक्स अ लॉ टू डू द अदरवाइज। ठीक, और उसके बाद प्रोविजंस भी डाले उसमें, एक कमिटी बनेगी विच विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल्दो इसका अभी तक कुछ ऐसे सॉलिड कॉन्करेंट रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम कर ही रहे हैं, 8th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 14 लैंग्वेज वर एमंग द 8th शेड्यूल। ठीक है, यूज्ड बाय स्टेट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। बट फिर 3 अमेंडमेंट हुए, एंड इन दोज टोटल 8 अदर लैंग्वेज आर एडेड एज ए 8th शेड्यूल। तो सबसे पहले 21 1967 में आया, जिसमें सिंधी ऐड हुई। ठीक है, उसके बाद 71 आया 1992 में, जिसमें नमक ऐड हुआ। नमक मतलब नेपाली, M से मणिपुरी, K से कोंकणी। ठीक, नमक करके आप याद कर सकते हो। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 में, इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो BSDM। ठीक है, SDM जो पोस्ट होती है DM से छोटी वाली, तो BSDM करके आप याद कर सकते हो, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। ठीक है, सो अब ये 8 है, 2 ही नहीं, तो 14 + 8 जो है वो टोटल 22 हो गई। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश जो है वो हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है। ठीक, देखो अब ये ऐड तो हो गई, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट के ऊपर कंपल्सन है कि आपको इन्हीं 8 में से लैंग्वेज चूज करनी है अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। स्टेट्स आर फ्री टू चूज़ एनी लैंग्वेज एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, जैसे कि नागालैंड ने इंग्लिश चूज किया हुआ है ना, उनकी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है। पुदुचेरी में आई थिंक शायद फ्रेंच चलता है, आई एम नॉट श्योर,
बट मैंने वहाँ पे लिखा था तो ऐड कर दिया, बट आई एम नॉट श्योर अभी भी फ्रेंच चलता है कि नहीं, देख लेना। 22 लैंग्वेजेस ये वाली हैं, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, बाद में जो ऐड हुई गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, जो फेमस लैंग्वेज हैं दे वर ऑलरेडी देयर। चलो, तो ये था अपना पूरा मामला 8th शेड्यूल को लेके। तो अब 8 शेड्यूल्स पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच लैंग्वेज हैज़ बिन एडेड रिसेंटली इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, रिसेंटली पूछ रहा है, इसका मतलब 1979 में क्वेश्चन आया, तो रिसेंटली ये क्या होगा, कौन सा एक्ट आया था? 1992 में आया था, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, इनमें से कोई एक होगा, तो सिंधी डाल दो, ठीक है, ठीक। चलो, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नंबर ऑफ, क्या करता है, ए लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स। बड़े लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, बट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंग्लिश नहीं है, कश्मीरी कोंकणी है, सिंधी कश्मीरी है, तो इसका सी और डी बोथ हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पूछ लिया हमने, कौन सा पढ़ा था, ये था 92nd में, कौन कौन सी ऐड हुई थी, BSDM, है ना, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ठीक है, यही था ना, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये आपको याद रखना है अंडर द 92nd। तो ये अमेंडमेंट्स के नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको इतना स्थिरता के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। चलो, 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि जो 71st एक्ट 1992 में कौन सी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था? तो हमने 71st में पढ़ा था ना, नमक ऐड किया गया था, है ना, तो अपना कौन सा हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, है ना। मैथिली, जो मैथिली था वो कहाँ से आया था, मैथिली जो था वो 92nd में आया था, ठीक है, तो मैथिली विल बी रॉन्ग। अगर 4th गया तो ये गया, और दिस विल बी, ठीक है। सो मैथिली के साथ और कौन कौन से आए थे, B, S और D, ठीक है, बोडो, संथाली, डोगरी। तो इस तरह से अगर आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा, और एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो, ठीक है। आई होप दिस इज़ सुपर क्लियर। चलो, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन के बारे में दिया हुआ है, आपने आई होप कि जो लक्ष्मीकांत है वहाँ से पूरा अच्छे से रटा हुआ है, क्योंकि वो ज़रूरी है, आता रहता है, ठीक है। सो लेट मी सी, अगर मेरे पास शॉर्ट नोट्स है मैं आपको करा पाऊँ तो आई विल ट्राई टू डू दैट। बेयर विथ मी, आई हैव टू सर्च। तो मतलब मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ ऐसे, बहुत मतलब मैं लाइन बाय लाइन नहीं लिखता, मैं वही चीज़ें लिखता हूँ जो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। सो जो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में आया था, तो इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 51st अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था, और फिर 91st में एक 2/3 स्प्लिट और मर्जर करके जो प्रोविज़न था उसको चेंज किया था इन्होंने। तो यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है, वो बोल देंगे कि 91st से ऐड हुआ था एंटी डिफेक्शन, तो नहीं था, 51st से ऑलरेडी चल रहा था, ठीक। अब इसमें फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, बूथ सबके लिए अप्लाई है। कोई मेंबर अगर वॉलंटरी गिव अप कर देता है या पार्टी के विप के अगेंस्ट जाता है तो उसको एंटी डिफेक्शन में बाहर निकाल देंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको बाहर निकाल देंगे। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 6 महीने तक उसे अलाउ है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर 2/3 स्प्लिट हो रहा है तो अलाउ कर सकते हैं। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी और को नहीं ज्वाइन करेगा, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकता है, फिर एक बार जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना रहे वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है, तो ये चीज़ अलाउ है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी राजस्थान के आई थिंक राजस्थान या गोवा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये थोड़ा सा मैटर चल रहा है कि जो कांग्रेस है उन्होंने केस किया हुआ है स्पीकर के मतलब डिसीजन के खिलाफ, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ सकते हैं। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जजमेंट फाइनल नहीं होता है ना, कि हो तो होलो हॉर्न केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब आप ये जजमेंट ले रहे हो ना कि डिफेक्शन है कि नहीं है, तो यू आर एक्टिंग एज ए ट्राइब्यूनल, है ना, आप एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह आप काम कर रहे हो। तो अगर आप एज ए ट्राइब्यूनल एक्ट कर रहे हो तो उस समय आप ना हाउस ऑफ स्पीकर वो नहीं हो, स्पीकर नहीं हो, या फिर
प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हो, आप एज ए ट्राइब्यूनल काम करो, तो आपका जो भी रिकमेंडेशन या जो भी जजमेंट आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहली बात तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, और दूसरी बात उनका जो जजमेंट है दैट कैन बिकम मतलब जुडिशियल रिव्यूज़ का किया जा सकता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लें जो डिफेक्टेड मेंबर्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मेंस का थोड़ा पॉइंट हो गया, बट बाय दिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। 1 मिनट मुझे पहले चार्ज लगा लेने दो, ठीक है, चार्जिंग स्टार्ट है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया 1989 में। अच्छा देखो 1989 में क्वेश्चन आया था, बट जो अपना अमेंडमेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था। कौन सा वाला अभी हमने पढ़ा ना, कहाँ गया ये 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, छोड़ो इग्नोर करो पिछली वाली बात, ठीक है। तो 1989 में जब क्वेश्चन आया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के 36 मेंबर हैं तो मिनिमम कितने लोग को स्प्लिट होना चाहिए सो दैट डिसक्वालीफाइंग इन द ओरिजिनल पार्टी एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। सो जो ओरिजिनली मेंशन था वो 1/3 था, फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट ने इसको चेंज करके 2/3 किया। सो उस समय के हिसाब से तो 1/3 कितना हो जाएगा, 12 मेंबर हो सकता है, ऑप्शन सही हो, बट अभी के हिसाब से 24 मेंबर सही हो जाएगा, है ना, डी पार्ट। सो मतलब अगर इनको एंटी डिफेक्शन अवॉइड करना है तो इनको एटलीस्ट 2/3 बंदे को मना के स्प्लिट कराना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम द एस्केपिंग क्लॉज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक। 2022 में क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The law specifies that nominated legislature cannot join any political party within 6 months of the being appointed to house, है ना, ये उल्टा बोल दिया, can join, है ना, ये यहाँ पे गलत कर दिया, देखो can not join को ये can join होगा, ठीक है। So this option becomes wrong. The law does not provide any time frame with which the presiding officer has to decide a defection of case, ठीक है। So 2 only हो जाएगा। देखो जब आप प्रीलिम्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें ठीक है जो सही है वो तो आपने देख लिया, जो पढ़ना है वो तो आपने पढ़ लिया, बट ये भी देखो ना कि गलत कहाँ पे हो रहा है, मतलब वो ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। कि अब जैसे यहाँ पे मैंने ये फाइंड आउट किया कि उसने ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन को कैन ज्वाइन, मतलब कैन ज्वाइन और कैन नॉट ज्वाइन में रिवर्स किया है। सो जब इस तरह से आपका माइंड और फिल्टर डेवलप होगा ना, तो जब आप कोई कंटेंट पढ़ोगे तो उस ब्रेक पॉइंट को आप हमेशा नोटिस करोगे कि अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे फैक्ट रिवर्स किया जा सकता है, तो उससे आपका फिल्टर डेवलप होगा, है ना। क्योंकि यूपीएससी एवरीथिंग अंडर द सन आता है, और आपको अगर एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ना है तो थोड़ा सा लेज़र फोकस होना पड़ेगा। सो इसलिए इस तरह की चीज़ें नोटिस करना चाहिए। पेपर अभी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन तो उसमें भी नोटिस करेंगे। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। पिछले 5 साल में कम से कम 3 से 4 बार यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। पिछले 5 साल की बात मैं कर रहा हूँ, 1979 से तो अब तक तो बहुत ही हो गया, ठीक है। चलो तो मैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 42 लक्ष्मीकांत से, ठीक है। थोड़ा सा स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, बी विथ मी, और इसके बाद आपको कभी भी 5th और 6th शेड्यूल में दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 42, 4 पेज का। इट्स अ वेरी पावरफुल चैप्टर, आपको हमेशा नंबर दिलवा के जाएगा, ठीक है। पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कौन सा बोलते हैं, ये शेड्यूल 10 नहीं है, पार्ट 10 है। पार्ट और शेड्यूल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं होना है। तो पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 5th में कौन कौन से होंगे, ऑल एक्सेप्ट AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब एरियाज। 6th में जो हैं वो ट्राइबल एरियाज, ठीक है, AMTM के ट्राइबल एरियाज। चलो 5th शेड्यूल क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरियाज को गवर्न करने के लिए इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट 10 स्टेट में है, यूपी में नहीं है क्योंकि यूपी मेरा स्टेट है, तो मैंने इसमें से कट लगा दिया था, ठीक है। चलो अब जो प्रोविजंस है इसके क्या है, डिक्लेयर कौन कर सकता है किसी भी एरिया को, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया, कौन डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर। क्राइटेरियाज वही जो ट्राइबल पॉपुलेशन की क्राइटेरिया क्या हो सकती है, थोड़ा लेस डेवलप हो, थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा नहीं पहुंचा हो, आइसोलेटेड हो, वगैरह वगैरह, सिंपल चीज़ें, ठीक है। चलो वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी कौन कौन सी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, है ना। डिस्ट्रिक्ट मतलब एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक मतलब क्लस्टर ऑफ विलेजेस या नंबर ऑफ विलेज मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, तो सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ बहुत जानने लायक नहीं है, ठीक।
बट ऑल्दो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट और सेंटर, उस एरिया पे स्टेट और सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि गवर्नर हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रिपोर्ट सबमिट करता रहेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी गवर्नर हैज़ टू सबमिट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविज़न है, सिक्स्थ में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न है, ठीक। ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होंगे, जिसमें से 3/4 जो होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के शेड्यूल ट्राइब से आएंगे, ठीक है। देखो यही लिखा है ना, इट कंसिस्ट 20 मेंबर्स, 3/4 ऑफ whom आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो, लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज, कोई भी लॉ है उसको गवर्नर मॉडिफाई कर सकता है और नलीफाई भी कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, मनी लेंडिंग के मतलब मनी लेंडिंग के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी लॉज हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। बट ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपको हर साल 10 साल में एक कमेटी गठन करनी है जो कि वो रिपोर्ट तैयार करे शेड्यूल एरियाज़ पे। तो देबर कमीशन एक जो है इंपॉर्टेंट कमेटी रही है जिसने इसमें कुछ कुछ बातें करी है, ठीक है। अब देखो मैं एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस एक सरसरी निगाह से आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अब AMTM वालों को 6th शेड्यूल हमने बताया था, इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलता है, मतलब इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी, है ना, कंपेयर टू 5th शेड्यूल। अब वो कैसे कैसे होगी, पहले बात तो इनकी क्राइटेरियाज क्या है, ये लेस अडॉप्टेड टू कल्चर होंगे, समझ आता है। प्रेजेंटली 10 ट्राइबल एरियाज़ हैं उन AMTM के डिस्ट्रिक्ट्स में। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होगी, एग्जीक्यूटिव पावर के, दे आर नॉट आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब लगेगी बट कुछ लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। जो 5th शेड्यूल था उसमें प्रेसिडेंट एम्पावर्ड था बाउंड्रीज, है ना, SC शेड्यूल एरियाज़ की बाउंड्रीज डिसाइड करने में। बट 6th शेड्यूल में कौन है, गवर्नर है। गवर्नर इज एम्पावर्ड फॉर द बाउंड्री, मतलब रीऑर्गेनाइज करना, बाउंड्री रीड्रॉ करना, ये सब में, ठीक है। डिफरेंट ट्राइब्स एंड ऑटोनमस, गवर्नर कैन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सेवरल ऑटोनमस, पता है, ठीक है। अब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कंपोजिशन क्या होगा, 26 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, टोटल 30 होंगे, 26 जो होंगे इलेक्टेड होंगे 5 साल के, 4 होंगे नॉमिनेटेड विद द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन मेक देयर ओन लॉ related to land, forest, canal water, etc. But all such law requires assent of the governor. अब देखो, जब आप 5th और 6th शेड्यूल को एक साथ पढ़ो तो आपको लगेगा कि 6th शेड्यूल में जो गवर्नर है उसकी पावर ज़्यादा है, 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है, ठीक। तो यही मैंने लिखा है, 5th में प्रेसिडेंट का असेंट लेना था, 6th में गवर्नर का असेंट लेना है। इवन अगर हाई कोर्ट को कुछ जुडिशियल पावर यूज करना है, दैट कैन ऑल्सो बी इन द परव्यू ऑफ गवर्नर, है ना। गवर्नर उसको अलाउ कर सकता है, नहीं अलाउ कर सकता, मॉडिफाई कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास बहुत पावर है, ठीक। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि जो पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ होते हैं वो डायरेक्टली इन पे अप्लाई नहीं होते। वो क्या होता है कि असम में जो है वो पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लॉ गवर्नर के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। बाकी के MTM में स्टेट लॉ गवर्नर के थ्रू होके जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रेसिडेंट के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। इस 10 मिनट में हमने क्या किया, हमने 5th और 6th शेड्यूल एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 पेज का 3 पेज का जो भी है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो ये अभी मैंने किया है उसको कॉपी कर लेना, अदरवाइज़ इस वीडियो के बाद आपको भूलेगा नहीं, इतना आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लोगे एंड यू विल बी डन विद इट। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। 2008 में क्वेश्चन आया, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द सेवरल स्टेट, है ना। शेड्यूल एरियाज कौन कौन से में है, 5th में, ठीक है। 6th में जो है वो ट्राइबल एरियाज हैं। शेड्यूल एरियाज में मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों आ जाते हैं, ठीक। Provision in the 5th schedule and 6th schedule of the Constitution are made in the order to protect the interest of scheduled tribe, ठीक है,
डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, नो। डिटरमिन द पावर अथॉरिटी ऑफ द पंचायत, नो। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर स्टेट, नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो 2015 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी लगा होगा आपको ना, अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको ये देख के लगा होगा कि अरे ऑप्शन ए तो साफ ही दिख रहा है। बट स्टिल आई वेंट अहेड एंड रेड ऑल द 3 ऑप्शन। दिस इज़ द हैबिट, दिस इज़ द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर्स इन द एग्जामिनेशन, है ना। वो जो लोग कहते हैं ना मैं 2 नंबर से रह गया, 2.5.67 से रह गया, दिस हैबिट्स मेक ऑल द डिफरेंस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द रियल एग्जामिनेशन, है ना। वो आपसे सिली मिस्टेक्स बचाएगी। हो सकता है कि ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन डी हो सकता है वो उससे ज़्यादा सही लगता है ना, लेस रॉन्ग या लेस बेटर वाला केस आ सकता था, ठीक है। 2019, अंडर विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर टू नल एंड वाइड। तो हमने पढ़ा था कि जो अपना 5th शेड्यूल में है वहाँ पे वो ट्राइबल लैंड को हो गया, मनी लेंडिंग के प्रोविजंस हो गए, वो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 5th शेड्यूल एरियाज़ में। सेम चीज़ इसमें 2022 में डिट्टो रिपीट हो गई। इफ़ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, है ना। ये क्या था, दिस वुड कन्वर्ट, नहीं। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड, नहीं। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मनी लेंडिंग, लैंड ट्रांसफ़र, ये चीज़ें जो हैं वो दे विल नाउ बी गवर्न विद इन द 5th शेड्यूल। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज 2023 में क्वेश्चन आया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरियाज टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो अभी जब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पढ़ रहे थे तो मैं उस पर क्या बार बार फोकस किया कर रहा था कि देखो भाई यहाँ पे ना प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्गेनाइज करने का। 6th में जो है वो अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट करना है तो गवर्नर के पास पावर है। तो ये चीज़ें मैं बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा था। ऐसे ही अगर मैं कोई और प्रोविजंस पढ़ूंगा तो मैं उसमें भी ये चीज़ें देखूंगा कि अच्छा प्रेसिडेंट का पावर क्या है, गवर्नर का पावर क्या है, शेड्यूल कास्ट में लिस्ट बनाने में प्रेसिडेंट का क्या हाथ है, गवर्नर का क्या हाथ है, क्योंकि ये चीज़ें PYQ में आई हुई हैं। तो यही है आपका फिल्टर डेवलप करना, ठीक। तो विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल एरियाज टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, सही लग रहा है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लोवेस्ट जो होगा वो ब्लॉक्स हो जाएगा। तो ये भी सही लग रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री। देखो अब हमें पता है कि नहीं ये गलत ऑप्शन है, बट ये कहाँ से गलत हुआ, कहाँ से बेंड हुआ, ये देखना है। हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, है ना। तो इन्होंने दो चीज़ें चेंज करी, है ना। क्या किया इन्होंने, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया, प्रेसिडेंट को होम मिनिस्ट्री से रिप्लेस कर दिया। तो जब आप एग्ज़ाम में ऐसा सवाल देखो तो ऐसे बैठ के सोचो कि यार चीफ मिनिस्टर कब से रिपोर्ट देने लगा होम मिनिस्ट्री में, है ना। चीफ मिनिस्टर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको चूज़ किया हुआ है कि भाई तू अपने स्टेट की देखभाल कर। वो रिपोर्ट सबमिट करता नहीं फिरेगा किसी प्रेसिडेंट को, किसी होम मिनिस्ट्री को। रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो सेक्रेटरीज़ हैं, गवर्नर करें रिपोर्ट सबमिट। चीफ मिनिस्टर या जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट्स में, दे आर चोजन बाय द पीपल टू गवर्न देम, है ना। रिपोर्ट करने के लिए वो नहीं बने हैं, रिपोर्ट करने के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगी। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। अब रिप्लेसमेंट देखो कि गवर्नर को CM से और प्रेसिडेंट को HM से किया। अब यहाँ पे 4 तरीके से गलत कर सकता था। ये बोल देता कि CM जो है प्रेसिडेंट को बोलेगा, या बोल देता गवर्नर जो है वो होम मिनिस्टर को बोलेगा, या बोल देता कि हाँ, मतलब यही 2-3 तरीके हो सकते थे। सो इस तरह से क्वेश्चंस को, मतलब ऑप्शन को गलत बनाया जा सकता था। तो ये विल बी इनकरेक्ट, सो ओनली 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस वन, ठीक। तो ऐसे सोचो आप, मतलब जब आप क्वेश्चन करो तो अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी स्किल वही है, सीखना। चलो 2024 में, इट इज़ ए गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ें कर रहा है, गवर्नर को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर दिया, प्रेसिडेंट को होम मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया। इस तरह का ट्रिक होता रहता है, ठीक है।
जो 342 और 341 में लिखा हुआ है कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर या नोटिफाई किया जाएगा, दैट इज़ द पावर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के पास वो पावर होगी। और ये भी है लिखा हुआ कि जो भी डिक्लेयर होंगे टू बी शेड्यूल ट्राइब इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी, मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में शेड्यूल कास्ट डिराइव मतलब वो किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, तो आप उसी स्टेट के शेड्यूल कास्ट रहोगे, शेड्यूल ट्राइब रहोगे। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट में भी यू माइट नॉट बी रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ये यू करता रहता हूँ, आप कहता रहता हूँ हर वर्ड में, तो आई डजंट मीन यू हु आर वॉचिंग, इट जस्ट अ जनरल सेंस, ठीक है, कोई ऑफेंड ना हो जाए। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। गवर्नर डज नॉट हैव पावर, प्रेसिडेंट हैव। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन द अनदर स्टेट, सो दिस विल बिकम करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी, ये 2024 में आया था, ठीक है। सो चलो, अब हमने कौन कौन से शेड्यूल पढ़ लिए, 5th 6th पढ़ लिया और 10th पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज वाला पढ़ लिया, ठीक। अब कौन से बचते हैं, 7th और 9th शेड्यूल, ठीक है। 7th 9th पढ़ेंगे, उसके बाद जो मिसलिनियस हैं 1 2 3 4 टाइप इस तरह के, ठीक। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा आगे मैं शॉर्टकट्स में, जस्ट बियर विथ मी, ठीक है। बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करो ट्राई टू फिनिश इट, है ना, मेक अ हैबिट। चलो, 7th शेड्यूल हमें सबको पता है, 3 लिस्ट हैं, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट उसमें रिफ्लेक्ट होता है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर 2 लोगों ने लॉ बनाया तो सेंटर वाला प्रिवेल करेगा स्टेट पे, बेसिक सिंपल चीज़ पता है। 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा, जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, सो दैट कि जो अपना ये राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह उसमें मेंशन था अपने 3rd पार्ट में, उससे इम्यूनिटी मिल सके, क्योंकि जमींदार फिर कोर्ट में जा रहे थे कि नहीं नहीं भाई हमारा तो राइट टू प्रॉपर्टी है। तो उस चीज़ को एबॉलिश करने के लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, सो दैट उसमें जो भी लॉ प्लेस किए जाएं दे विल बी इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू। बट ऐसा हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 जनवरी 1973 के बाद जो भी लॉ इसमें प्लेस होंगे 9th शेड्यूल में, दे विल नॉट बी इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू। सेम चीज़ IR कोयलो केस में भी बोली गई कि दे विल नॉट हैव एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी। अच्छा, ये फर्स्ट शेड्यूल जो फर्स्ट CA आया था, ये आया था, अब मतलब फर्स्ट ही आया हुआ है तो कौन लाएगा, जो पहला प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये लाए थे। अब देखो 2023 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ट्राइड टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसमें फर्स्ट था, 42nd था, 73rd था, 74th ऐसे था। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, अब अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके, फिर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्री ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वही उसने पूछा था कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसको ला के गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करने की कोशिश की। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसी में से स्टार्ट हो गया था, तो फर्स्ट उसका ऑप्शन करेक्ट था। 2023 का ही क्वेश्चन था, आई रिमेंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन वैलिडेटेड बाय 31B आर स्पेसिफाइड इन द विच लिस्ट, यही हो गया ना, कहाँ गया, 9th शेड्यूल, ठीक। तो 31st B में इसने यही लिखा कि जो भी लॉ, मतलब जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में हम डालेंगे दैट शुड बी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था, ठीक है। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब 7th शेड्यूल में हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है, फिशरी है, पब्लिक हेल्थ है, दीज आर ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक। पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, इट इज़ इन द यूनियन लिस्ट। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ भाई, प्लेस करने को तो कहीं भी कर दे, वो एक नया शेड्यूल बना के प्लेस कर दे, पार्लियामेंट है, कुछ भी करे, ठीक। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, है ना। ये वही बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू को
बाहर करने की कोशिश कर रहा है। सो हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया था। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो 2019 में 9th शेड्यूल वही आया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। अब देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता स्टेट पीसीएस जैसे। तो यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है, आप अपनी तरफ से तैयार होके जाइए, है ना। वो मान्यवर वाला जो ऐड आता है ना, तो वही कहता है कि शादी ब्याह का माहौल है, तैयार होकर आइए। तो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तैयार होकर जाइए, अब जो होगा वहाँ देखेंगे। ठीक, 2024 में फिर अपने 7th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो पहले तो आपको ये देख लेना है कि करेक्ट कौन सा है। तो स्टार्ट करते, कह रहे कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट, नहीं पता है, सारे टैक्स नहीं है। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज ए यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं पता। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये भी नहीं पता। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, नहीं, ये पता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है वो यूनियन का जीएसटी वगैरह में यूनियन कलेक्ट करता है, यूनियन रेगुलेट करता है। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन आया, इंटर स्टेट क्वारंटीन आया। देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो अगर इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ऐसे अभी अगर आप सोचो कि जो ये अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है, तो उसमें जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए जो लॉ बनते हैं ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जो कि आपको एक ही राशन कार्ड पे हर जगह आपको वो मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, तो वो सब जो है वो सेंटर डिसाइड करता है। तो बाय दिस लॉजिक दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड इंटर स्टेट क्वारंटीन दिस लुक्स लाइक समथिंग दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द यूनियन। ठीक है, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन इज यूनियन सब्जेक्ट, तो इसलिए ये गलत हो गया। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, मतलब इंटर स्टेट क्वारंटीन मतलब काइंड ऑफ पैंडमिक और नेशनल इमरजेंसी टाइप की बात हो गई, अगर आप ऐसे ध्यान से सोचो, अगर इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो। देखो मुझे नहीं पता, मुझे 7th शेड्यूल पूरा याद नहीं है, बट ऐसे ही दिमाग लगाऊंगा ना मैं कि मैंने ए और डी काट दिया, अब बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं इंटर स्टेट माइग्रेशन को मैंने उस हिसाब से कनेक्ट किया कि भाई जैसे कोई बिहार और यूपी का बंदा बेंगलोर और केरला में काम कर रहा है, तो उसको अगर राशन कार्ड चाहिए तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो सेंटर ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड टाइप की व्यवस्था करी। इस तरह से और भी जो लॉज हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अगर माइग्रेंट्स इधर उधर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको स्टेट नहीं करेगा, उनको यूनियन ही गवर्न करता है। सो बाय दिस लॉजिक दिस बिकम्स रॉन्ग और इंटर स्टेट क्वारंटीन इज यूनियन सब्जेक्ट, दैट बिकम्स राइट। अब मुझे नहीं पता कि ये है कि नहीं, बट मैंने तीनों को गलत काट के उस तक पहुंचा हूँ। ठीक, सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक। चलो अदर शेड्यूल्स अब जो बच्चे हुए अपने 1st, 2nd, 3rd टाइप के। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में हमने पढ़ा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो राज्यसभा के सीट का लोकेशन करता है, बिल्कुल आसान सवाल। इट लोकेट्स द सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज, है ना, फर्स्ट में लिखा हुआ है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम में टी से टेरिटरी, तो उसमें स्टेट और उनके नाम, उनके एरिया, और यूनियन टेरिटरी उनके नाम और उनके एरिया लिखा है। ठीक है, चलो 2001 में आया, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन स्टेट टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज मस्ट बी अमेंडेड, है ना। फर्स्ट में अगर दिया हो तो फर्स्ट को अमेंड किया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट होता है ना, पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऑर्गेनाइज कर सकता है, रीनेम कर सकता है, एरिया ऑल्टर कर सकता है, एक नया स्टेट काट सकता है, 2 को आपस में मर्ज कर सकता है, इस तरह के पावर पार्लियामेंट को दिए गए। तो इसमें जो अमेंडमेंट होंगे दे विल नॉट बी कंसीडर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। तो इसका जो प्रोविज़न है, ऑल्दो हमने इसको पीटी की क्लास में अच्छे से कवर किया हुआ है, बट एक बार कमेंट में लिख दोगे क्या कि आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट के क्या प्रोसीजर होते हैं, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन कैसे लगता है, स्टेट का क्या रोल है, स्टेट का जो रिकमेंडेशन आता है वो बाउंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक बार बिल चल रहा है, बार बार अमेंडमेंट हो रहा है, तो क्या स्टेट के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो 2-4 लाइन में अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात है। आई होप कि यू नो, ठीक है, बट ये जान लेना। चलो 2nd शेड्यूल 3rd शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ। 2nd शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, पैसा। ठीक है, कि किसको कितना पैसा मिलेगा। देखो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के मेकर्स ने सोचा होगा कि किसकी किसकी सैलरी मेंशन करना है इसमें,
तो उन्होंने उसकी करी होगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर है ना, इनकी सैलरी मेंशन है। उसके बाद लीडर एंड डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑल द हाउसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो 8 लड़के मतलब 8 लोग हैं है ना, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन 8 का मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जज, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उनकी मेंशन है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो है वो CAG है ना, कॉम्प्टर अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लोग इसमें मेंशन है, याद कर लेना। ये ऐसे याद करना कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, CAG, बाकी जो लीडर, डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस है ना, पूरी लिस्ट याद करने चलोगे तो दिमाग फ्राई हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3rd शेड्यूल में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका किसका ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन्ड है, बट देख लेना कि अपना यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, और उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटर मेंबर और कैंडिडेट, स्टेट मिनिस्टर, CAG का, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इस तरह के लोगों के मेंशन है, ठीक है। अब जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है वो काफ़ी लैंडमार्क रहा अपने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की लिस्ट में आता है। तो उसने क्या क्या किया था कि उसने एक प्रोविज़न ऐड किया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ होगी ना, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दैट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और सेम था स्टेट असेंबली के लिए, है ना, पैरेलल चीज़, कि उसमें CM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। डिफेक्टेड वाला मतलब जो भी डिफेक्शन हो जाएगा जिनका, दे कैन नॉट बी मिनिस्टर एंड दे कैन नॉट होल्ड एनी रिन्यूमरेटिव पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो 1/3 वाला स्प्लिट था उसको डिलीट करके 2/3 वाला प्रोविजन ऐड किया था, है ना। तो 91st। अच्छा, 92nd में क्या हुआ था ये बताओ, ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट चेक योर रिटेंशन। चलो, 2007 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, वही पूछ रहा है कि 91st वाला पॉइंट कि मतलब 91st में ही साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर को ये 15% पे हमने कैप कर दिया था, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ इंक्लूजिंग सेल नॉट एक्सीड 15%, तो ये 91st में आ गया था, ठीक है। चलो, अगर तुमने लिख दिया होगा 92nd में क्या हुआ था तो ठीक है, वरना 92nd में वही 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथाली, ठीक है, इन 8 शेड्यूल। चलो, यही था, इतना था शेड्यूल्स पे। आज तक के क्वेश्चन इतने ही आए हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में लाइक नहीं कर रहे हो, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ये क्या हो गया यार, तो करना शुरू कर दो। एंड इट विल मेक मी हैप्पी, इट विल मेक यू मोर इंटरेक्टिव एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। कल या परसों में मैं पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं इकॉनमी तो ख़त्म है, उसके बाद मैं इन्वायरमेंट और साइंस टेक ख़त्म करूँगा, ठीक है। और लास्ट दिन तक PYQ ही पढ़ते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।